हाँ जी। सो अब बात करते हैं एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर कि सर किस लिमिट में किस एक्सटेंट तक एलएलपी की या पार्टनर की लाइबिलिटी होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि पार्टनर्स क्या हैं। पार्टनर्स एजेंट है बेटा। सेक्शन 26 क्या कहता है दैट एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी वो क्या होगा बेटा, वो एजेंट होगा। वो क्या होगा बेटा, एजेंट होगा। ठीक है, ठीक है सर। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर ऑफ एलएलपी। जो पार्टनर्स और एलएलपी है बेटा, इनके बीच में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन हो गया। करेक्ट है सर। चल सेक्शन नंबर 27 की तरफ। सो सेक्शन 27 क्या बोलता है, अ एलएलपी, एक जो एलएलपी है बेटा, इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ, सुनिए बेटा, एलएलपी बाउंड नहीं होगा। एलएलपी बाउंड नहीं होगा कब बेटा, डन एनीथिंग डन बाय द पार्टनर, अगर मान लो कुछ भी पार्टनर करता है, पार्टनर के कोई भी एक्ट के लिए एलएलपी बाउंड नहीं होगा। अगर 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 पार्टनर इनफैक्ट हैज नो अथॉरिटी, पार्टनर की कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, और फिर भी उसने वो काम किया है, तो मतलब पार्टनर के लिए वो ऑथराइज्ड एक्टिविटी नहीं थी और फिर भी पार्टनर ने उस एक्टिविटी को किया, एलएलपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। सेकंड बेटा, द पर्सन नो नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, इस व्यक्ति को यानी कि इस पार्टनर को पता था कि उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, और वो अपने आप को बेटा पार्टनर मानता भी नहीं है। इन सच केस ऑल्सो एलएलपी इज नॉट लाइबल। सर एलएलपी लाइबल नहीं होगा दो केसेस के अंदर। इवन अगर कोई व्यक्ति पार्टनर है लेकिन वो अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड काम कर रहा है बेटा, तो एलएलपी लाइबल नहीं होगा। दूसरी चीज बेटा, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पता है कि वो ऑथराइज नहीं है और उसको बिलीव है, मतलब वो बिलीव करता है दैट ही इज नॉट पार्टनर एट ऑल, तब भी एलएलपी लाइबल नहीं होगी बच्चों। आ जाइए सेकंड पॉइंट समझिए बेटा इसका। सबसेक्शन 2 कहता है LLP is liable if the partner of LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission on his part in the course of business of the LLP or with his authority। सर LLP liable होगा किसके लिए बेटा, पार्टनर के लिए। सर LLP लाइबल होगा किसके लिए बेटा, पार्टनर के लिए। ठीक है सर, ठीक है, किसी रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के लिए, अगर पार्टनर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है बेटा, सुनिएगा बेटा, अगर पार्टनर से कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है या फिर बेटा उससे कोई ओमिशन हुआ है, ठीक है, जो उसकी अथॉरिटी में था, मतलब वो ऑथोराइज था वो काम करने के लिए, वो एक्ट करने के लिए, एंड रॉन्गफुली या ओमिशन की वजह से कोई लॉस हुआ है, देन वो पार्टनर लाइबल नहीं होगा बेटा, पार्टनर लाइबल नहीं होगा, एलएलपी लाइबल हो जाएगी। ठीक है सर। सर सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, देखिए सुनिए बेटा, कोई भी ऑब्लिगेशन जो है, एन ऑब्लिगेशन टू एलएलपी वेदर अराइजिंग कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, कॉन्ट्रैक्ट से या फिर अदरवाइज, शेल बी सोली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। सर एलएलपी की कोई भी ऑब्लिगेशन है तो वो पार्टनर की ऑब्लिगेशन नहीं है बेटा, वो एलएलपी की ही ऑब्लिगेशन मानी जाएगी। आगे सुनिए बेटा, कि द लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी शेल बी मेट आउट विद द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। अगर कोई भी लाइबिलिटी है एलएलपी की, वो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी से ही मेट आउट की जाएगी। दो सेक्शन पढ़े हैं हमने, सेक्शन 26 जो कि पार्टनर और एलएलपी के बीच में एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन बताता है, सेक्शन 27 जो बताता है कि बेटा एलएलपी बाउंड नहीं होगा अगर कोई पार्टनर जो कि ऑथोराइज नहीं था उस एक्ट करने के लिए और फिर भी वो एक्ट किया है, या फिर वो व्यक्ति अपने आप को पार्टनर मानता ही नहीं, तो भी वो एक्चुअली में एलएलपी उसके एक्ट के लिए लाइबल नहीं होगी। दूसरी चीज, एलएलपी लाइबल होगी अगर कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा है और गलत या ओमिशन से बेटा उसको कोई लॉस हो गया, तो बेटा उसके लिए एलएलपी लाइबल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपने क्या देखा बेटा, कि ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी
होगा बेटा, या तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर अदरवाइज किसी भी चीज के लिए एलएलपी ही लाइबल होगी। और अगर मान लीजिए कि कोई भी लाइबिलिटी एलएलपी की अराइज होती है तो एलएलपी के प्रॉपर्टी से ही उसे पूरा किया जाएगा। सेक्शन 28 की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, सेक्शन 28। देखिए, एक पार्टनर जो है नॉट पर्सनली लाइबल, वो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होगा। सबसेक्शन 3 सेक्शन 27 में देख रहे हैं आप, सबसेक्शन 3 सेक्शन 27 में, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर अदरवाइज अगर एलएलपी की कोई ऑब्लिगेशन थी भी तो एलएलपी ही लाइबल है बेटा, और कोई पार्टनर लाइबल नहीं होगा। करेक्ट है सर, बिल्कुल। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 और सबसेक्शन 1 में भी बेटा, जहां पर आपने देखा था कि वो पर्सन जो था वो एक्चुअली में बियॉन्ड जा करके काम कर रहा था, या फिर वो अपने आप को कभी भी बेटा पार्टनर ट्रीट नहीं कर रहा था, शेल नॉट अफेक्ट द पर्सनल लाइबिलिटी, उसकी भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बता रहे हैं ऑफ अ पार्टनर फॉर हिज ऑन रॉन्ग एक्ट और ओमिशन, but the partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission, ये हम पढ़ चुके हैं सर। ठीक है, होल्डिंग आउट, सेक्शन 29। सर होल्डिंग आउट क्या बोलता है, देखिए सुनिए बेटा, कोई भी व्यक्ति या तो बेटा एक्सप्रेसली, या तो कैसे एक्सप्रेसली, ठीक है, या फिर सर इम्प्लाइडली, बाय कंडक्ट इज व्हाट, इम्प्लाइडली। कोई भी व्यक्ति या तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली खुद को परमिट कर रहा है, नॉइंगली परमिट हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, अपने आप को बेटा पार्टनर ऑफ एलएलपी बता रहा है, सो इज लाइबल टू एनी पर्सन, वो लाइबल हो जाएगा किसी भी पर्सन के लिए जो कि मान के चल रहा है बेटा कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति एलएलपी का पार्टनर है, और इस वजह से उसने एलएलपी को लोन दे दिया है। आप सुनिए बेटा, ए बी, ठीक है, और यहां रहा सी। सर ए प्लस सी ये दोनों क्या थे बेटा, देखिए सुनिए, सी डी ये दोनों पार्टनर थे भाई। वहां पर ए जो है मान लीजिए एक एम्प्लॉय काम कर रहा था, ठीक है, और ही इज एक्टिंग लाइक कि वो एलएलपी का इस एलएलपी का क्या है, पार्टनर है, और बी ने क्रेडिट इसलिए दिया इस एलएलपी को क्योंकि ए क्या था, एक ए लगा उसे कि इस एलएलपी का पार्टनर होगा, सो बी ने उसे क्या कर दिया बेटा, बी ने उसे क्रेडिट दे दिया, उधार दे दिया। सो क्या यहां पर ए लाइबल होगा, हाँ जी सर, यहां पर ए लाइबल हो जाएगा बेटा जी, यहां पर ए लाइबल हो जाएगा विदाउट प्रिजुडाइज टू द लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन और रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू or presented to be a partner be liable to the extent of credit received by it any financial benefit derived thereon। चलिए सर, क्लियर हो गया, हाँ जी। आ जाओ सर, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा, सबसेक्शन 2 कहता है कि मान लीजिए किसी पार्टनर की हो जाती है डेथ, ठीक है सर, इस केस के अंदर एलएलपी के नाम में अभी भी उस पार्टनर का नाम चल रहा है, तो बेटा इसके किसी भी एक्ट के लिए उस पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर बेटा जी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके असेट्स लाइबल नहीं होंगे। असेट्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन शेल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉस, सर वो लॉस के लिए लाइबल नहीं होंगे। सेक्शन 30 पे आइए, सेक्शन 30 डील्स अबाउट द अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। मान लीजिए बेटा फ्रॉड का केस है, कोई भी इवेंट और एक्ट कैरिड आउट बाय एलएलपी, एलएलपी कर रही है और एनी ऑफ इट्स पार्टनर या उसका कोई पार्टनर कर रहा है। बेटा कोई भी इवेंट जो कि या तो एलएलपी या कि पार्टनर द्वारा किया गया है, और इसका मोटो क्या था कि वो फ्रॉड करना चाहते थे, ठीक है, वो फ्रॉड करना चाहते थे बेटा किसी पर्सन के साथ, उनका पर्पस फ्रॉडुलेंट था। द लाइबिलिटी ऑफ द एलएलपी और द पार्टनर हु एक्टेड with intent to the defraud creditors or any fraudulent purpose shall be unlimited। सर फ्रॉड के केस में अगर मान लीजिए जो पार्टनर्स हैं और जो एलएलपी है,
इन दोनों की लाइबिलिटी कैसी होगी बेटा, इन दोनों की लाइबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। कैसे होगी बेटा, अनलिमिटेड, ठीक है, ऑफ द डेट्स, उन डेट्स के लिए, ठीक है, लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी, ठीक है। हाउएवर, लेकिन याद रखिएगा, इन एनी सच act is carried out by the partner, the LLP is liable to the same extent as the partner unless it is established by the LLP that such act has was without the knowledge of authority of the LLP। सुनिए बेटा, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इस केस के अंदर any such act is carried out by the partner, पार्टनर काम कर रहा है बेटा, the LLP is liable, LLP उसके लिए liable हो गई है, ठीक है। To the same extent, कब तक, as the partner unless is established by the LLP that such act was without the knowledge of authority of the LLP। LLP को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, LLP को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तब तक। चलिए इसका पॉइंट नंबर 2, बच्चों, where any business is carried on with such intent, जिसमें बेटा और सच purpose as mentioned in subsection 1, every person who knowingly the party of carrying on the business in the manner aforesaid shall be punishable with, बेटा subsection 1 में जिसका भी नाम आएगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, फाइन मिलेगा बेटा 50,000 से 5 लाख तक का। एलएलपी और एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय, बेटा एलएलपी कोई पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ such LLP has conducted the affairs of LLP in the fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceeding which may arise under any law for the time being in force, the LLP and any such partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation। बेटा अगर मान लो कोई LLP पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय LLP के, वो बेटा कोई भी फ्रॉडुलेंट मैनर में किसी को भी बेटा प्रेजुडाइज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ठीक है क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी बेटा, उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, ठीक है। एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच में अराइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, भैया क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी उसको बेटा डैमेज पे करना पड़ेगा, फिर भी उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, डैमेजेस पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो सेक्शन 31 इज विसल ब्लोइंग। सर विसल ब्लोइंग क्या होता है बेटा, सर सीटी बजा बजा करके आपको सबको बता देना है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है विसल ब्लोइंग का, ठीक है सर, बिल्कुल। रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी, भैया कोर्ट या ट्रिब्यूनल आपके पेनल्टी को कम कर सकती है या खत्म कर सकती है। लेवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर, एम्प्लॉयज या एलएलपी पे लगाया गया होगा अगर 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 आप यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय, अगर आप मान लीजिए कोई भी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पार्टनर या एम्प्लॉय से रिलेटेड कि वो उन्होंने फ्रॉड किया है एक्सेट्रा, तो आपको इस तरीके के बेटा जो पेनल्टीज है उससे बचाया जा सकता है, ठीक है। No partner or employee of LLP shall be discharged, demoted or suspended, threatened or harassed for any manner discriminated against the term of the conduct of LLP or employment merely because providing the information। बेटा किसी भी पार्टनर को, एम्प्लॉय को, LLP को जिसने बेटा इस तरह के आपके इंफॉर्मेशन को पहुंचाया है बेटा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा LLP के अंदर, ठीक है। चलो सर सेक्शन 34 एंड 35 पे आ जाते हैं बेटा, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में। सर देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, सेक्शन 34 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। एलएलपी को मेंटेन करना चाहिए प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिस्क्राइब्ड अकाउंट्स उनको मेंटेन करना पड़ेगा। बेसिकली उनको हर साल के अकाउंट्स मेंटेन करने, कैश बेसिस पे कर सकते हैं, एक्रूरल बेसिस पे कर सकते हैं बेटा, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना होगा बेटा, और जितने सालों तक बताया जाएगा उतने सालों तक उसको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। सर सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी के लिए सुनिए, हर एलएलपी को विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड कब हो रहा है बेटा, 31 मार्च से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है।
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना है फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर at the last day of the said financial year. ठीक है, last day of the said financial year. ठीक है, such statement shall be signed by the designated partner. आपको बेटा जो ये अकाउंट एंड इंसॉल्वेंसी का स्टेटमेंट बना रहे हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर से साइन करवाना होगा. चलो, सो सबसेक्शन 2 के संदर्भ में बात करें, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी प्रिपेयर किया है सेक्शन 2 में, वो हर साल बनाना है आपको बेटा, और फीस के साथ आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा. ठीक है सर, आपको ऑडिटिंग करवानी है, जो रूल्स फॉलो किया जाए उसके हिसाब से. सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास ऑफ एलएलपीज को इससे एग्जेम्प्ट कर सकती है. और बेटा अगर आप ऊपर के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते हैं तो फाइन लगाया जाएगा एलएलपी के ऊपर 25,000 से लेकर के 5 लाख तक का, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर बेटा 10,000 से रुपए से लेकर के 1 लाख तक का. ठीक है सर. चलो अब हम बात कर लेते हैं एनुअल रिटर्न की. सर एनुअल रिटर्न की बात करें, हर एलएलपी को फाइल करना होता है एनुअल रिटर्न 60 दिनों के भीतर भीतर. जब से फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर विद प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ. ठीक है सर, बिल्कुल सर. आगे सुनिए सर, देखो एलएलपी को ठीक वैसे ही जैसे कंपनीज एक्ट में एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है ना, ठीक वैसे ही इनको यहां पर भी एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है. अगर एलएलपी फेल होती है तो वही 25,000 से 5 लाख का फाइन हो जाएगा, और बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फाइन लगा दिया जाएगा. अब सुनिए बेटा अपना पॉइंट नंबर 6, कन्वर्जन इनटू एलएलपी. सर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. कन्वर्जन की बात करें तो 55 टू 58 इससे डील करता है. ठीक है, ये प्रोविजंस जो हैं वो चैप्टर बेसिकली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर एंड शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल से डील करता है बेटा. देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि कन्वर्जन हो रहा है बेटा, कन्वर्जन हो रहा है प्राइवेट कंपनी से लेकर के एलएलपी में, तो थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है, कन्वर्जन हो रहा है पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी में, तो फोर्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा. और सुनो बेटा, और सुनो, ऊपर देखो, अगर कन्वर्जन हो रहा है, देखिए बेटा, अगर कन्वर्जन हो रहा है, देखिए 55 कन्वर्जन हो रहा है बेटा फॉर्म से एलएलपी, फॉर्म से एलएलपी, तो बेटा ये सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा. और फर्स्ट शेड्यूल में आपको पता है एलएलपी का एग्रीमेंट गिवन होता है. आई होप ये सब क्लियर हो रहा है. आ जाओ रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट की बात करते हैं. देखो अगर कोई भी कंपनी, सॉरी कोई भी एलएलपी, द रजिस्ट्रार ऑन सर्टिफाइंग द दैट द फर्म प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, रजिस्ट्रार जब ये सेटिस्फाइड होती है कि उसने सारे के सारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है ये बेटा कन्वर्जन हुआ है, तो बेटा वो क्या करती है, वो एक सर्टिफिकेट दे देती है. वो क्या दे देती है बेटा, एक सर्टिफिकेट दे देती है. ठीक है, एलएलपी शेल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म. मान लो कि अगर पहले हमारा एलएलपी जो हमने बनाया है, इससे पहले हमारा पार्टनरशिप था, तो बेटा पार्टनरशिप एक्ट में जो कंसर्न अथॉरिटी है, मुझे 15 दिनों के भीतर भीतर, जब से मैं बेटा एलएलपी में कन्वर्ट हुआ हूं उसके 15 दिनों के अंदर अंदर पार्टनरशिप की अथॉरिटी को बताना पड़ेगा. या फिर मैं कंपनी था बेटा और कंपनी से एलएलपी में कन्वर्ट हुआ हूं, तो भी मुझे 15 दिनों के अंदर अंदर बेटा आरओसी जो कि कंसर्न अथॉरिटी है उसको बता देना चाहिए. ठीक है सर. देखिए आगे पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है सर. पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठीक है, और वो कॉन्ट्रावीन करती, सॉरी कन्वर्जन हुआ है उसका बेटा, और उसका क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है. ठीक है, तो बेटा यहां पर वेरियस शेड्यूल एज मे बी एप्लीकेबल टू देम, तो उसके ऊपर जो भी शेड्यूल एप्लीकेबल थे उसके अकॉर्डिंग ही ये होगा. बेटा आपको पता है इसमें कौन से शेड्यूल एप्लीकेबल हैं, अगर मैं कहूं कि प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं या फिर अनलिस्टेड कंपनी की बात करते हैं. ठीक है, तो इसमें आपका शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, चलो ओके सर. इफेक्ट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, इफेक्ट क्या होगा बेटा रजिस्ट्रेशन का. द एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, एलएलपी हो गई है बेटा. भैया अब देखो जब ये एलएलपी बन गई है ना, तो अगर वो फॉर्म थी,
अगर वो प्राइवेट कंपनी थी, अगर वो पब्लिक कंपनी थी, ठीक है, अनलिस्टेड वाली, तो बच्चों इनके जो भी असेट्स थे वो सारे के सारे असेट्स किसके हो जाएंगे बेटा, एलएलपी के हो जाएंगे। वो सारे के सारे असेट्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पॉइंट नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है। सर सी में क्या लिखा है, द फर्म और एलएलपी एज द केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एज द केस में बी। बेटा जैसे ही ये एलएलपी बन जाएगी तो बेटा ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से फर्म और कंपनी अब नहीं रहेगी, वो वहां से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है सर, ओके। सर फॉरेन एलएलपी क्या होता है, सर फॉरेन एलएलपी मतलब एक ऐसा एलएलपी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है बेटा, इंडिया में। वो चाहे तो इंडियन एलएलपी के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर बना सकती है। ये लिखा है सेक्शन 59 में। एक बार सम अप कीजिए बेटा, क्या क्या सेक्शन आप लोगों ने अभी पढ़ लिए हैं। देखिए सर सबसे पहले हमने एक सेक्शन देखा जिसका नाम क्या है बेटा, पार्टनर्स एज एजेंट। सेक्शन 26 पार्टनर को एजेंट ट्रीट किया जाएगा। सर हमने सेक्शन 27 देखा, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। एलएलपी की लाइबिलिटी कहां तक होगी, अगर कोई पर्सन जो कि जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं थी और उसने उस अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर के काम किया है, वो पार्टनर जरूर था लेकिन उसके लिए बेटा वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। मान लो कोई अपने आप को बिलीव ही नहीं करता पार्टनर, वो था ही नहीं पार्टनर, और फिर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है तो जो कि बेसिकली वो भी उसको पर्सनली लाइबल करेगा बेटा, पर्सनली लाइबल होगा। ठीक है, एलएलपी लाइबल होगा अगर कोई पर्सन अपनी अथॉरिटी में रहते हुए गलत काम कर रहा है या ओमिशन कर रहा है, उसकी वजह से उसको लॉस हो रहा है, तो बेटा एलएलपी लाइबल हो जाएगी। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल या फिर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर अदरवाइज कोई भी है बेटा, उसके लिए एलएलपी ही लाइबल रहेगी। और एलएलपी के जो लाइबिलिटी है उसके प्रॉपर्टी तक बेटा एक्सटेंड करती है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर की बात कर ले तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सर पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं। पार्टनर बेटा कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होते। होल्डिंग आउट में हम लोगों ने क्या बात की बेटा, या तो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, अगर कोई अपने आप को पार्टनर बता रहा है, इन सच के सामने वाले व्यक्ति ने इसी बेसिस पे उधार दिया है, तो वो लाइबल हो जाता है टू सच एक्सटेंट, जो जितना उधार लिया गया है उतने के लिए वो लाइबल हो जाता है। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है और फिर भी उसका नाम एलएलपी के अंदर है, तो बेटा या उस पार्टनर डेथ डिजीज पार्टनर के जो एसेट्स हैं या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात करते हैं, फ्रॉड के केस के अंदर बेटा, फ्रॉड के केस के अंदर बेटा चाहे पार्टनर हो चाहे एलएलपी हो, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है बच्चों। ठीक है, चलो अगर मान लीजिए कि फ्रॉड किया जा रहा है तो इस केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपको 2 साल तक की सजा और 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना किया जा सकता है बच्चों। विसल ब्लोअर, अगर मान लीजिए आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पार्टनर या एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो या तो आपके पेनल्टी को रिड्यूस किया जा सकता है, वेव ऑफ किया जा सकता है। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर सेक्शन 34 और 35 में, जिसमें आपको 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना है जो कि बेटा प्रॉपर होना चाहिए, अफेयर्स ऑफ ईच ईयर लिखा होना चाहिए, एक्रूवल और कैश बेसिस पे हो सकता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना पड़ेगा और प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए बेटा। दूसरा है बेटा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। एलएलपी को बेटा 6 महीने, जब जब से ये ईयर खत्म होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये प्रिपेयर करना होता है बेटा। इसके अलावा ये लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को आपको रखना होता है। जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है उसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर के भी इस पे साइन होने चाहिए। बेटा सुनिए, सॉल्वेंसी जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, वो रजिस्ट्रार को हमें फाइल करना होता है हर साल। इसकी ऑडिटिंग करवानी पड़ती है बेटा, गवर्नमेंट चाहे तो इसे ऑडिट करवाए या ना करवाए। ठीक है, ऑडिट आपको एलएलपी को करवाना पड़ता है। ठीक है, कुछ क्लास ऑफ एलएलपीज को गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम कर सकती है, ये सब नहीं हो तो बेटा 25,000 से 5 लाख तक का फाइन लग जाएगा। किसके ऊपर, एलएलपी के ऊपर, और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे 10,000 से 1 लाख तक का। फिर एनुअल रिटर्न मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, 60 दिन के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न जो है
वो प्रिपेयर कर लेने होते हैं बेटा। और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है ये 25,000 से 5 लाख तक का फाइन लगता है एलएलपी को या फिर पर्सन को, डेजिग्नेटेड पार्टनर को 10,000 से 1 लाख तक का। बेटा कन्वर्जन मैं बता चुका हूँ आपको। कन्वर्जन में आप समझिए फर्म से एलएलपी के लिए बेटा सेकंड शेड्यूल लग जाता है यहाँ पे। अगर प्राइवेट कंपनी से एलएलपी जाते हैं तो फिर थर्ड शेड्यूल, और पब्लिक कंपनी से एलएलपी जाते हैं तो फिफ्थ शेड्यूल इसमें लग जाता है बेटा। कन्वर्जन होने के बाद सर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे टू द रजिस्ट्रार को। सर 15 दिनों के अंदर अंदर आपको जो पहले आपकी अथॉरिटी थी उसको इंटीमेट करना पड़ेगा और आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। और जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है बेटा, जो भी असेट्स थी वो सारी की सारी एसेट्स या तो पहले पार्टनरशिप फर्म की या फिर कंपनी की, वो बेटा एलएलपी को ट्रांसफर हो जाती है। और उस जो प्रीवियस एंटाइटी थी उसको डिसॉल्व मान लिया जाता है। फॉरेन एलएलपी मतलब वो एलएलपी जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है लेकिन बेटा इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है। थैंक यू मेरे बच्चों।